Hello everyone. So we are starting the chapter molecular basis of inheritance. आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें tRNA द अडेप्टर मॉलिक्यूल राइट. इसके पहले के टॉपिक्स हम पहले सेशंस में कवर कर चुके हैं. यू कैन प्लीज रेफर टू ऑल दोज सेशंस. After today's session, which is the tRNA, the adapter molecule we are going to study. From the very beginning of the proposition of code, it was clear to Francis Crick that there has to be a mechanism to read the code and also to link it to the amino acids, right now. तो जब से कोड का ये प्रोपोजिशन हुआ कि जेनेटिक कोड कुछ है, जो मैंने आपको जेनेटिक कोड पिछले सेशन में पढ़ाया था, ठीक है, फ्रांसिस क्रिक को ये क्लियर था कि ऐसा कोई एक मैकेनिज़्म होना चाहिए जिससे कि आप उस कोड को रीड कर पाएँ और उसको लिंक कर पाएँ कि कौन सा कोड किस अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, राइट. ऐसा कोई एक मैकेनिज़्म तो होना चाहिए, राइट, बिकॉज अमीनो एसिड्स हैव नो स्ट्रक्चरल स्पेशलिटीज़ टू रीड द कोड यूनिकली, है ना, क्योंकि अमीनो एसिड के पास ऐसा कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर तो है नहीं, है ना, कि जिससे कि आप कोड को यूनिकली पढ़ पाएँ. सो इन्होंने पॉस्टुलेट किया द प्रेजेंस ऑफ एन अडेप्टर मॉलिक्यूल दैट वुड ऑन वन हैंड रीड द कोड एंड ऑन अदर हैंड वुड बाइंड टू स्पेसिफिक अमीनो एसिड, राइट. तो इन्होंने फिर क्या पॉस्टुलेट किया, इन्होंने एक अडेप्टर मॉलिक्यूल के बारे में जाना. अडेप्टर मॉलिक्यूल जो कि आज की डेट में आप उसको tRNA के नाम से जानते हैं, जो कि एक तरफ तो mRNA का जो कोड है, mRNA का जो सीक्वेंस है वो रीड करता है, और दूसरी तरफ क्या करता है, वो अपने से कोई एक पर्टिकुलर जो अमीनो एसिड है उसको ये बाइंड करता है. द tRNA देन कॉल्ड sRNA, soluble RNA, राइट, वॉज नोन बिफोर द जेनेटिक कोड वॉज पॉस्टुलेटेड, राइट. तो आज की डेट में जो tRNA है, तब क्या बोला जाता था, इसको सॉल्युबल RNA बोला जाता था जब जेनेटिक कोड पॉस्टुलेट नहीं हुआ, जब जेनेटिक कोड पॉस्टुलेट होने से पहले. हाउएवर इट्स रोल एज एन अडेप्टर मॉलिक्यूल वॉज असाइंड मच लेटर, राइट. इसका जो रोल है कि भैया ये अडेप्टर मॉलिक्यूल है, ये पर्टिकुलर अमीनो एसिड को लेकर आता है, ये बाद में असाइन हुआ. तो tRNA के पास क्या है, एंटीकोडॉन लूप है, ठीक है ना. tRNA के पास क्या है, ये एंटीकोडॉन, ये जो लूप है, इस लूप को हम बोलते हैं एंटीकोडॉन लूप, ठीक है. दैट हैज़ बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोड, राइट. इसके जो बेसिस, ठीक है, ये कोड के क्या होते हैं बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं. जो भी कोडॉन होता है, लाइक यहाँ पे AGU है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, UCA होगा ना. तो ये जो एंटीकोडॉन्स हैं, ये किसके पास है, tRNA के पास है, इन इट्स एंटीकोडॉन लूप, एंड इट ऑल्सो हैज़ एन अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड, राइट. और ये जो एंड है, यहाँ पर अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड है, जहाँ पर कोई पर्टिकुलर अमीनो एसिड आकर लगता है, टू विच इट बाइंड्स टू अमीनो एसिड्स, राइट ना. ऑब्वियसली इसी एंड से ही अमीनो एसिड से बाइंड करता है. तो tRNAs आर स्पेसिफिक फॉर ईच अमीनो एसिड, राइट. तो हर अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक tRNA है. ऐसा नहीं है कोई भी tRNA आ जाएगा किसी भी अमीनो एसिड को लेकर चला जाएगा, नहीं. तो ये क्या है, ये tRNAs जो होते हैं ये स्पेसिफिक होते हैं. हर अमीनो एसिड का अपना स्पेसिफिक tRNA होता है. जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि भैया हर सबस्ट्रेट का अपना पर्टिकुलर एंजाइम होता है ना. एंजाइम जो है वो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पर ही एक्ट करता है, कोई भी एंजाइम किसी भी सबस्ट्रेट पर नहीं एक्ट कर लेता है. सिमिलरली पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए पर्टिकुलर tRNA ही होता है. अब इनिशिएशन के लिए क्या होता है, फॉर इनिशिएशन देयर इज अनदर स्पेसिफिक tRNA दैट इज रेफर्ड टू एज इनिशिएटर tRNA, राइट. जब ट्रांसलेशन स्टार्ट होना है, राइट, इनिशिएट होना है, तो एक स्पेसिफिक tRNA होता है जिसको आप इनिशिएटर tRNA बोलते हो. देयर आर नो tRNAs फॉर स्टॉप कोडॉन, है ना. स्टॉप कोडॉन जो हमने पिछले सेशन में पढ़े, उआ ऊ अगेन ऊगा, उल्लू आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया, राइट. ये ट्रिक मैंने बताई थी आपको याद करने के लिए. तो स्टॉप कोडॉन्स के लिए कोई भी tRNA नहीं है, ये कोई भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं. फिगर 5.12 में आप देखिए, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ tRNA हैज़ बीन डिपिक्टेड दैट लुक्स लाइक अ क्लोवर लीफ लाइक, ठीक है ना. तो आप इसमें देख रहे हो ये क्लोवर लीफ की तरह ये स्ट्रक्चर दिख रहा है tRNA का. इन एक्चुअल स्ट्रक्चर द tRNA इज अ कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल विच लुक्स लाइक इन्वर्टेड एल, राइट. लेकिन एक्चुअल में अगर आप इसको देखोगे तो tRNA एक ऐसा कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल है जो कि इन्वर्टेड एल शेप का दिखता है, इन्वर्टेड एल, राइट. अब हमने थोड़ा tRNA के बारे में स्टडी कर लिया. नाउ लेट अस टॉक अबाउट व्हाट ट्रांसलेशन इज. सो ट्रांसलेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ
एसिड्स टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड, है ना, अमीनो एसिड्स का पॉलीमर बनना, है ना, अमीनो एसिड की एक लॉन्ग चेन पॉलीमर बनना। तो अमीनो एसिड का पॉलीमर क्या बनाता है? प्रोटीन ही बनाता है, लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड जो है ना बेटा, वही ये बनाता है। द ऑर्डर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स आर डिफाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन द mRNA, राइट। कौन सा अमीनो एसिड कब आएगा वो किससे डिटरमाइन होता है कि mRNA पर क्या सीक्वेंस है बेसिस का, उस पर ही डिपेंड करता है। The amino acids are joined by a bond which is known as a peptide bond. Obviously, दो अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? कौन सा बॉन्ड होता है? पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ठीक है। विच बॉन्ड इट इज? इट इज पेप्टाइड बॉन्ड आप इसको बोलते हो, है ना। दो कोई भी, सारे, ऐसा नहीं है केवल इन दो में, है ना, जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं उन सभी में ही जो बॉन्ड होता है, हर अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड होता है, दैट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज द पेप्टाइड बॉन्ड, राइट। ठीक है। अब तो फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर्स एनर्जी। अब अगर ये पेप्टाइड बॉन्ड बनना भी है ना, तो इस पेप्टाइड बॉन्ड के बनने के लिए भी क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। सो energy. Therefore, in the first phase itself, amino acids are activated in the presence of ATP and linked to their cognate tRNA, a process commonly called as charging of tRNA और amino acylation of tRNA, right? तो आप इसको देखो, सबसे अगर हम steps of translation की बात करें, ठीक है ना, अगर हम translation के steps अगर हम देखें, ठीक है, ट्रांसलेशन के स्टेप्स अगर हम देखें तो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। सबसे पहला है आपका एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, है ना। सबसे पहले तो क्या होना चाहिए? अमीनो एसिड एक्टिवेट होना चाहिए, राइट। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। अब ये कैसे एक्टिवेट होता है? देखो, कोई भी एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड है, ए जो मैं यहाँ लिख रही हूँ, मतलब अमीनो एसिड, राइट। जब ये एटीपी के साथ बाइंड होता है, जैसा कि हमने देखा कि एनर्जी चाहिए इस काम के लिए, ठीक है, इसके लिए अपना पर्टिकुलर एंजाइम चाहिए होता है, विच इज़ एंजाइम 1, है ना। इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन, Mg2 पॉजिटिव आयन, ठीक है, आपका क्या बनता है यहाँ पर? अमीनो एसिड AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अमीनो एसिड AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनता है, प्लस ऑब्वियसली एक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट यहाँ पे आके जुड़ गया, तो अब 2 फॉस्फेट जो हैं वो निकल जाएंगे, है ना, 2PP ये निकल जाएंगे, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, जहाँ पर सबसे पहले क्या होगा? एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड होगा। फिर सेकेंड स्टेप क्या होगा? सेकेंड स्टेप विल बी योर चार्जिंग ऑफ tRNA, ठीक है। अब क्या होगा? tRNA चार्ज होगा। tRNA कैसे चार्ज होगा? यही जो ये है अमीनो एसिड AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो है, ये कॉम्प्लेक्स जाकर किससे लगेगा? tRNA से लगेगा, राइट। दिस अमीनो एसिड AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स, इट विल गो एंड बाइंड टू tRNA, ठीक है। जो भी अपना स्पेसिफिक tRNA होगा, इसका मान लो इसका स्पेसिफिक tRNA होगा tRNA1, ये उससे जाकर लगेगा, तो ये अब क्या कॉम्प्लेक्स बना लेगा? अमीनो एसिड tRNA कॉम्प्लेक्स बना लेगा, जो पर्टिकुलर अमीनो एसिड है वो, ठीक है, प्लस आपका tRNA का ये tRNA1 का ये क्या बन जाएगा? ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, राइट, है ना। ये काम होगा। सो दिस इज योर चार्जिंग ऑफ tRNA, राइट, जहाँ पर क्या होगा कि अमीनो एसिड आर एक्टिवेटेड। सबसे पहले तो एक्टिवेट हो गया, कैसे हो गया? एनर्जी ATP के लगने से, इन द प्रेजेंस ऑफ ATP, एंड इज लिंक टू देयर कॉग्नेट tRNA, राइट। जो भी उसका पर्टिकुलर tRNA होगा उससे जाकर वो लगेगा, जिस प्रोसेस को आप कॉमनली चार्जिंग ऑफ tRNA बोलते हो, और अमाइनो एसाइलेशन ऑफ tRNA आप बोलते हैं इसको। To be more specific, if 2 such charged tRNAs are brought close enough, the formation of peptide bond between them would be favored energetically, right ना। अगर ऐसे जो 2 charged tRNA पास लाएंगे तो उनमें क्या हो जाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा energetically with the requirement of energy only, right. The presence of a catalyst would enhance the rate of peptide bond formation, right ना। और इसके लिए पेप्टाइड बॉन्ड के लिए क्या होगा? कैटलिस्ट चाहिए जो कि इसकी रेट को बढ़ाएगा,
ठीक है ना। पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम इज द नेम ऑफ दैट कैटलिस्ट जो कि इसके लिए रिक्वायर्ड होता है। अब जो सेलुलर फैक्ट्री है रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन्स इज द राइबोसोम, राइट। मेन जो फैक्ट्री है प्रोटीन सिंथेसिस की वो क्या है, राइबोसोम है। आप जो अब तक पढ़ते आ रहे हो कि राइबोसोम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, है ना। तो ये राइबोसोम के अंदर से प्रोटीन नहीं निकलते हैं, राइबोसोम एक्चुअली आता है एमआरएनए पर आकर लगता है और फिर ये आपका ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है जिससे कि एक एक अमीनो एसिड को ये बाइंड करता है और वहाँ पर वो अमीनो एसिड्स एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड में जुड़ते हैं जिससे कि आपका प्रोटीन बनता है। द राइबोसोम कंसिस्ट्स ऑफ स्ट्रक्चरल आरएनएस, है ना। राइबोसोम के पास क्या है आपका स्ट्रक्चरल आरएनए होता है और कुछ 80 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। इन इट्स इनएक्टिव स्टेट इट एग्जिस्ट्स एज 2 सब यूनिट्स, है ना। जब ये इनएक्टिव स्टेट में होता है तो इसके 2 सब यूनिट्स हैं। एक लार्जर सब यूनिट जो कि आपको यहाँ पर ऊपर दिख रहा है, ये लार्जर है ना। और ये वाला क्या है, ये स्मॉलर है एंड दिस इज द लार्जर वन, राइट। When the small subunit encounters an mRNA, right, जब ये small subunit कोई mRNA को encounter करता है, the process of translation of the mRNA to protein begins, right। यहीं से ही process of translation start होता है। जैसे ही राइबोसोम का सब यूनिट स्मॉलर सब यूनिट किसी mRNA को encounter करता है वैसे ही क्या होगा, ये स्टार्ट हो जाएगा आपका प्रोसेस ट्रांसलेशन का। There are 2 sites in the large subunit for subsequent amino acids to bind to and thus be close enough to each other for the formation of a peptide bond, right ना। 2 sites हैं large subunit में, ठीक है, जिससे कि अमीनो एसिड्स आपस में बाइंड हो सके, है ना, और पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सके। सो द राइबोसोम ऑल्सो एक्ट्स एज कैटलिस्ट, राइट। यहाँ पर राइबोसोम जो है वो कैटलिस्ट की तरह भी एक्ट करता है। उसके पास 23S rRNA इन बैक्टीरिया इज द एंजाइम राइबोजाइम, राइट ना। तो हाउ इट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट, बैक्टीरिया में अगर आप देखें तो 23S rRNA होता है राइबोसोम के अंदर जिसको आप राइबोजाइम बोलते हो, जो कि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करवाता है, ठीक है। अ ट्रांसलेशन यूनिट इन mRNA इज द सीक्वेंस ऑफ RNA दैट इज फ्लैंक्ड बाय द स्टार्ट कोडॉन AUG, राइट ना। तो mRNA में जो ट्रांसलेशन यूनिट है, ठीक है, उसके पास एक जगह होती है जहाँ पर भी AUG होगा वो आपका स्टार्ट कोडॉन होगा, राइट। वहीं से ही ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है एंड द स्टॉप कोडॉन एंड कोड्स फॉर अ पॉलीपेप्टाइड, राइट ना, ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये कैसे फ्लैंक्ड होता है कि स्टार्टिंग में तो उसके पास स्टार्ट कोडॉन होता है और एंड में उसके पास स्टॉप कोडॉन होता है, राइट ना। और बीच में क्या है आपके बहुत सारे अमीनो एसिड्स उससे कोड होते हैं जिससे कि पॉलीपेप्टाइड बनता है, right। And mRNA also has some additional sequences that are not translated and are referred to as untranslated region, UTR, right। So ये जो UTRs हैं ये 5' end पर and 3' end after stop codon they are required for efficient translation process, right ना। तो कैसे होता है इसमें बेटा, देखिए जैसे ये mRNA है, ठीक है, ये आपका AUG है, दिस इज द स्टार्ट कोडॉन और मान लो यहाँ पर ये है स्टॉप कोडॉन हुआ, ठीक है ना। तो 5' साइड पर ये पहले थोड़ा सा ये इतना रीजन मान लो, ठीक है, और स्टॉप कोडॉन के बाद मान लो इतना रीजन, ठीक है ना, फ्रॉम 5' टू 3', राइट। सो दीज आर द UTRs, अनट्रांसलेटेड रीजन्स, राइट, जिनका ट्रांसलेशन नहीं होता, राइट, बट फिर भी ये प्रेजेंट है, क्यों, ताकि ट्रांसलेशन प्रोसेस एफिशिएंटली हो सके। इनिशिएशन के लिए क्या होता है, द राइबोसोम बाइंड्स टू द mRNA एट द स्टार्ट कोडॉन, राइट ना। इनिशिएट कैसे होता है, सबसे पहले तो आकर राइबोसोम mRNA से बाइंड करता है, जहाँ पर भी स्टार्ट कोडॉन है उस जगह पर आकर बाइंड करता है। दैट इज रिकग्नाइज्ड ओनली बाय द इनिशिएटर tRNA, राइट। तो ये जो स्टार्ट कोडॉन है इसको कौन रिकग्नाइज करेगा, केवल और केवल जो इनिशिएटर tRNA है वही इसको रिकग्नाइज करेगा। द राइबोसोम प्रोसीड्स टू द इलोंगेशन फेज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, फिर राइबोसोम आपका क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस की तरफ बढ़ेगा। ड्यूरिंग दिस स्टेज कॉम्प्लेक्सेस कंपोज्ड ऑफ एन अमीनो एसिड लिंक्ड टू tRNA सीक्वेंशियली बाइंड टू द एप्रोप्रिएट कोडॉन इन mRNA बाय फॉर्मिंग कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स विद द tRNA एंटी कोडॉन, राइट। अब इलोंगेशन फेज के दौरान क्या होता है, कॉम्प्लेक्सेस कंपोज्ड ऑफ एन अमीनो एसिड, राइट, लिंक टू tRNA, कौन सा कॉम्प्लेक्स जो हमने ऊपर पढ़ा था, राइट ना, कॉम्प्लेक्सेस कंपोज्ड ऑफ एन अमीनो एसिड लिंक टू tRNA। तो जो अमीनो एसिड tRNA के साथ लिंक्ड है ना, वो आएंगे सीक्वेंशियली एक एक करके आएंगे और वो अपने पर्टिकुलर जो कोडॉन है उससे आकर बाइंड करेंगे। लाइक AUG अगर है, ठीक है, तो AUG अगर है तो उसके ऑपोजिट में जो tRNA आएगा
वो मिथियोनिन लेकर आएगा, राइट ना। अब मान लो यहाँ पर GCA है तो इसके ऑपोजिट में जो tRNA आ रहा है ना, वो एलेनिन लेकर आ रहा है। मान लो ये GUU है तो इसके ऑपोजिट में जो tRNA आएगा वो वैलिन लेकर आएगा, राइट ना। इनके पास ये एंटीकोडॉन्स भी होंगे, राइट। तो अकॉर्डिंगली ये सिक्वेंशली आएंगे और अपना क्या करेंगे बेटा, देखो अब ये जो अमीनो एसिड है ये इससे बाइंड करेगा, ये इधर चला यहाँ से टूट के, ये एलेनिन जाकर जुड़ जाएगा वैलिन से, राइट ना। इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा और ऐसे ही पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले मान लो ग्लाइसिन आया था, ठीक है। सबसे पहले तो वैसे मिथियोनिन ही आएगा क्योंकि वही स्टार्ट कोडॉन है ना, ठीक है। तो फिर ग्लाइसिन जाकर जुड़ा ल्यूसीन से, उसका tRNA चला गया। फिर ल्यूसीन जुड़ा टायरोसिन से, फिर टायरोसिन सीरीन से, ल्यूसीन, ग्लाइसिन, सीरीन, एलेनिन, वैलिन, इस तरीके से ये जुड़े और इनका जो tRNA जो खाली बच जाता है ना, क्योंकि अब एलेनिन जो है ये कूद के किस पे चला जाएगा, वैलिन पे चला जाएगा, इससे जुड़ जाएगा और इसका जो एक खाली tRNA है ये बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से काम होता है, राइट। तो ये आपका इस तरीके से ये आपके सीक्वेंशियली बाइंड करते हैं अप्रोप्रिएट कोडॉन से mRNA पर, जिससे कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स बनते हैं tRNA एंटीकोडॉन के साथ। द राइबोसोम मूव्स फ्रॉम कोडॉन टू कोडॉन। ऐसे ही आप देख रहे हो यहाँ पर फिगर में कि ये राइबोसोम जो है ये कोडॉन टू कोडॉन मूव करता है, ठीक है। अभी GUU पे है, फिर ये AAU पे आएगा, है ना, फिर UUC पे आएगा, लाइक दैट, ठीक है। आप देखिए AAU के लिए आ रहा है ना, AAU के लिए ये tRNA आ रहा है विच इज़ कैरिंग दिस अमीनो एसिड, राइट। सो अमीनो एसिड आर एडेड वन बाय वन। ऐसे ही करते करते क्या होगा, एक एक करके अमीनो एसिड ऐड होंगे, ट्रांसलेटेड इनटू पॉलीपेप्टाइड। आप देख ही रहे हैं ऊपर फिगर में, सीक्वेंसेस डिक्टेटेड बाय DRNA एंड रिप्रेजेंटेड बाय mRNA। ये एक्चुअली डिक्टेट कौन कर रहा है, DNA तो कर रहा है, DNA नहीं तो mRNA बनाया। और ये रिप्रेजेंट कौन कर रहा है इस सीक्वेंस को, ऑब्वियसली mRNA रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन एक्चुअल में जो इसकी इन्फॉर्मेशन आई है ना, वो कहाँ से आई है, वो DNA से ही आई है। एट द एंड अ रिलीज फैक्टर बाइंड्स टू द स्टॉप कोडॉन, राइट। तो जहाँ पर भी आपका स्टॉप कोडॉन आएगा, उआ, उवग या उगा, राइट, तो एक रिलीज फैक्टर आकर इससे बाइंड करेगा, टर्मिनेटिंग ट्रांसलेशन, जिससे कि ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाएगा और रिलीज हो जाएगी पूरी की पूरी पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम दी राइबोसोम, राइट। राइबोसोम से आपकी पूरी की पूरी पॉलीपेप्टाइड रिलीज हो जाएगी और जो खाली खाली tRNA वो सारे चले जाएंगे, राइबोसोम आपका हट जाएगा, mRNA अलग हो जाएगा, ये जो पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस है ये अलग हो जाएगा। इन दिस मैनर योर कंप्लीट चेन ऑफ योर ये पॉलीपेप्टाइड जो बनता है, कंप्लीट चेन ऑफ अमीनो एसिड इज फॉर्म्ड, राइट। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि आपने जो इनिशियल स्टेप देखा, मैं अब आपको यहाँ पर थोड़ा और बता देती हूँ, है ना। सबसे पहले हमने क्या देखा यहाँ पर कि mRNA जाकर किससे बाइंड करता है बेटा, 30S, मतलब 30S जो राइबोसोमल सब यूनिट, जो स्मॉलर सब यूनिट है, वो आकर स्पेसिफिक mRNA से बाइंड करती है एंड इट फॉर्म्स द 30S mRNA कॉम्प्लेक्स ये बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है, 30S mRNA कॉम्प्लेक्स, राइट। तो यूकैरियोट, ये तो प्रोकैरियोट्स की बात हो रही है, राइट ना। यूकैरियोट्स में यही क्या हो जाएगा, 40S हो जाएगा। अब यही जो 30S mRNA कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इस पर आकर कौन जुड़ेगा, जो भी स्पेसिफिक tRNA है ना, जो भी स्पेसिफिक tRNA, मान लो ये स्टार्ट वाला ही सीन है, तो ये tRNA जो स्टार्ट वाला है वो क्या लाएगा, मिथियोनिन लाएगा, फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन लाता है ये, ठीक है। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए ऑब्वियसली क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है GTP की फॉर्म में, ठीक है, जिससे कि अब आपका क्या बनेगा, 30S mRNA tRNA कॉम्प्लेक्स, है ना, यही बनेगा। इसका क्या कॉम्प्लेक्स बनेगा, अब देखो 30S mRNA tRNA, this tRNA is carrying the formilated methionine, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स ये बनेगा, है ना। अब फिर इससे आकर क्या अटैच होगा, जो लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट है ना। अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें तो लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट क्या है, प्लस 50S, वो आकर इससे अटैच होगा। और अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, आपका 60S आ जाएगा, राइट ना बेटा। अब वही आपका ये जो कॉम्प्लेक्स बन गया 30S mRNA tRNA कॉम्प्लेक्स, उसके ऊपर आपका लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट भी आ गया, है ना। अब क्या होगा, वही एक एक करके जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। ये तो मैंने आपको इनिशिएशन की बात बता दी, है ना। जैसे शुरुआत में मान लो आपका क्या आ गया, यहाँ पे मान लो पहला tRNA आ गया जिसके पास मिथियोनिन है, राइट। अब दूसरा tRNA आया मान लो जिसके पास ग्लाइसिन था मान लो, ठीक है। तो ये मिथियोनिन जाकर ग्लाइसिन से जुड़ जाएगा और ये tRNA खाली हो जाएगा, ये वाला tRNA खाली हो जाएगा, ये अपना चला जाएगा। अभी ऐसे ऐसे करके ना आगे आगे स्लाइड करता रहेगा, आगे आगे ये मूव करता रहेगा, समझ रहे हो, है ना। जो भी स्पेसिफिक कोडॉन
के ऑपोजिट में आपका स्पेसिफिक एंटीकोडॉन वाला टीआरएनए आएगा और ऐसे करते करते क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, एक अमीनो एसिड का COOH ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड का NH2 ग्रुप के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है ना। जो मान लो फर्स्ट अमीनो एसिड है, ठीक है, फर्स्ट अमीनो एसिड का COOH ग्रुप बाइंड्स टू द NH2 group of second अमीनो एसिड, राइट। तो ऐसे इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं, दो अमीनो एसिड्स के बीच में, ठीक है ना। तो ये एनर्जेटिकली एनर्जी चाहिए होती है इसके लिए। और कैटलिस्ट कौन है इसमें, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम वुड एनहांस द प्रोसेस, है ना। ये जो बॉन्ड बनेगा इनके बीच में, ये क्या बनेगा आपका, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा एंड द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट इज पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, ठीक है। पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम ये काम करता है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन का, ठीक है। और राइबोसोम कोडॉन टू कोडॉन मूव करते हैं अलॉन्ग विद दी अमीनो एसिड, ठीक है। और फिर चेन टर्मिनेशन कैसे होगी, वही आपके 3 टर्मिनेशन कोडॉन्स हैं, UA, UAG एंड UGA, मीडिएटेड बाय GTP एंड रिलीज फैक्टर्स, है ना। टर्मिनेशन कैसे होगा, टर्मिनेशन हाउ इट विल बी डन, इट इज ऑल्सो मीडिएटेड बाय, है ना। ये भी एनर्जी ड्रिवन प्रोसेस है, ठीक है। और रिलीज फैक्टर्स होते हैं, है ना, रिलीज फैक्टर्स होते हैं इनके पास। रिलीज फैक्टर्स होते हैं इनके पास। तो अगर आप यूकैरियोट्स की बात करें, की बात करें तो इट इज़ ERF1, ठीक है। E क्यों लगाया है, यूकैरियोट को रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना। और अगर प्रोकैरियोट्स की आप बात करें तो इट इज़ RF1 एंड RF2, ठीक है। ये 2 रिलीज फैक्टर्स होते हैं। तो ऐसे करके आपका फिर टर्मिनेशन हो जाता है और आपका ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं सब अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रांसलेशन फॉर टुडे। नेक्स्ट सेशन में हम रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जिसमें कि लैकोपेरॉन आता है, वो हम डिस्कस। होप यू ऑल एंजॉयड द सेशन एंड गॉट द कंसेप्ट्स वेरी क्लियरली। किसी को भी कोई भी डाउट हो तो यू कैन कमेंट बिलो, आई कैन टेक दैट इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।